हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दानिश खान, जिन्होंने ये किताब लिखी है। लेटेस्ट बुक है एस्केप्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन। दानिश खान और रूही खान ने ये किताब लिखी है। उनके बारे में बात होगी कि इस किताब में जो 12 लोगों के एक्स्ट्राडिशन का मामला है उस पर उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। क्यों भारत में लोग क्राइम कर कर इंग्लैंड जाना पसंद करते हैं, क्यों इतना डिले होता है। हम लोगों के कोई 150 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 2018 में उन्होंने कहा भेजी गई। 2002 से 2020 तक सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को 30 रिक्वेस्ट भेजी गई। अब बेसिकली जब से ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया और यूके के बीच में साइन हुई 1993 में, हमारी मेजर सक्सेस सिर्फ 2 ही केसेस में रही हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं यंग डायनामिक ऑथर जो हैं, दानिश खान। दानिश खान ने हिस्ट्री पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड रहे, टाइम्स नाउ, ईटी नाउ और मुंबई मिरर में दशकों उनके लिए काम किया। और रूही खान जो इनकी को ऑथर हैं, वो एनडीटीवी और मुंबई मिरर के लिए काम करती रही, जेफरसन फेलो रही ईस्ट वेस्ट सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स में, ईएसआरसी की स्कॉलर हैं स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और एडिट करती हैं उनका एलएसई ब्लॉग। सो दानिश, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सवाल पूछें, मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स, और आपको मालूम है कि हम थ्रू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आम लोग जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा है उनको लॉ के बारे में अवेयर करने की कोशिश करते हैं। उनको थोड़ा सा 1 मिनट में मैं एक्स्ट्राडिशन का मुद्दा समझा दूं। अगर एक देश में कोई क्राइम करके कोई दूसरे देश में चला जाए, तब वो देश उस क्रिमिनल को अपने मुल्क में वापस बुलाना चाहता है ताकि उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया जा सके। आमतौर से अपने नेशनल्स को लोग एक्स्ट्राडाइट नहीं करते। ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, नॉर्वे में, चाइना, रशिया, बहुत से ऐसे केस हैं। जो फेमस लॉकर बी केस हुआ जिसमें 243 लोग जो थे उनकी जान भी चली गई, प्लेन हाईजैक हुआ, उसमें जो लीबिया का स्टैंड था वो यही था कि जो सिविल एविएशन के कन्वेंशंस हैं उनके हिसाब से जो मदर कंट्री है, यानी अगर मेरे देश का कोई आदमी कहीं और क्राइम करके मेरे देश में आएगा तो मैं उस पर मुकदमा चलाऊंगा, लेकिन वो बात मानी नहीं गई। तो वो जो ये एक्स्ट्राडिशन का लॉ है, पुराना लॉ है। लोग कहते हैं कि साहब इजिप्शियन फारोस के जमाने में भी 13 सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा भी इस तरीके का कोई अरेंजमेंट था। लेकिन बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि दोनों देशों में वो क्राइम होना चाहिए, और वो कोई छोटा मोटा पेटी ऑफेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सीरियस मेजर क्राइम होना चाहिए। दूसरे ये कि प्राइमा फेसाई इस बात की एविडेंस हो कि जिस आदमी की एक्स्ट्राडिशन क्लेम की जा रही है वो उसमें इन्वॉल्व है। और फिर ये होना चाहिए कि साहब उसको एक फेयर ट्रायल मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि जो ट्रायल यूपा के तहत होते हैं उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना फेयर मानेगी, जिसमें साल साल तक लोगों को बेल नहीं मिलती। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बजाय प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है। कन्फेशंस एडमिसिबल हैं हमारे कई एंटी टेरर लॉज में। और फिर ये कि जो पेनल्टी दी जाए वो क्रूएल और डिग्रेडिंग और इनह्यूमन ना हो, क्योंकि वो बहुत से इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का वायलेशन है। तो अगर किसी को ये डर है कि डेथ पेनल्टी उसे मिलेगी, तो उसे बहुत से कंट्रीज, यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज, कनाडा, ऐसे केसेस में एक्स्ट्राडाइट करने से मना करते हैं। अभी हांगकांग के एक्स्ट्राडिशन बिल के सिलसिले में इतनी ह्यूज प्रोटेस्ट हुई, और अब हम सुन रहे हैं कि नीरव मोदी के केस में शायद बहुत जल्दी इंग्लैंड में फैसला आ सकता है हाई कोर्ट का।
इधर ये भी खबर आ रही है कि विजय माल्या ने शायद असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जो आज दानिश से बात होने जा रही है वो रेलिवेंट है मेरे आम व्यूअर्स के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट है कि इंटरव्यू होने जा रहे हैं कई एग्जाम्स के, उनमें उस तरीके के कोई प्रश्न आ सकते हैं। तो दानिश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विजय माल्या का तो बड़ा जिक्र किया आपने, क्या गए आप वो घर देखने जिसका इतना जिक्र इलाबोरेट आपने किया है? जी, घर तो देखने गया मैं फैजान साहब, और काफी बड़ा घर है। दो घर है विजय माल्या के, एक तो लंदन में है और एक लंदन से बाहर हर्टफोर्डशायर इलाका आता है, उसमें है, बड़ा मेंशन है। दोनों जगह गया मैं ऑफ कोर्स। और मजे की बात यह है कि दोनों घर जो है जिसमें विजय माल्या जाहिर सी बात है रहते हैं, मगर वो उसके नाम पर है नहीं। तो उसकी भी बहुत सारे रीजंस है। आपको मुझे अचंबा नहीं होगा, आपको अंदाजा ऑलरेडी होगा कि क्यों है वैसा। तो घर में भी गए, कोर्ट केसेस भी बहुत करीब से कवर किया ऑफ कोर्स। हर एक पेशी में मैं भी हाजिर हुआ विजय माल्या की तरह, तो बहुत करीब से देखा, घर भी देखा, दांव पेज भी देखे। और जैसा कि आपने कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एक्सट्रेडिशन, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी, बायलैटरल रिलेशनशिप और रूल ऑफ लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस और बहुत सारी चीजें जो है दे ऑल फैक्टर इन, और उसके तहत एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। हाँ, आपने इतने क्लोजली मॉनिटर किया कि आपने देखा कि हर बार उनका बेटा जो है वो साथ में आता है, तो आपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्लोजली फॉलो की। तो ये बताइए कि ये जो अभी प्रोसीडिंग्स विजय माल्या के खिलाफ चल रही हैं, कई सेटबैक उनको हो चुके हैं और भारत सरकार कह सकती है कि साहब बहुत सालों बाद कुछ चीजें अब ट्रैक पे आई हैं, तो फिर भी अभी तक वो वहां क्यों है, भारत क्यों नहीं उनको लाया जा सका? जी फैजान साहब, विजय माल्या का एक केस है जो, जैसा कि आपने पहले कहा, बिल्कुल सही, भारत सरकार को बहुत बड़ी कामयाबी इसमें मिली। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, वहां पे विजय माल्या की हार हुई। विजय माल्या ने फिर दोबारा अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हार हुई और हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी उनको ये मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए भी। मगर विजय माल्या अभी भी यूके में है, क्योंकि उन्होंने होम ऑफिस पे एक एप्लीकेशन दिया है, जो होम ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हमें कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशन है। तो उसके मायने ये है कि उन्होंने किसी तरह का एक असाइलम एप्लीकेशन दिया है होम ऑफिस को, ताकि उनका स्टे जो है वो रेगुलराइज हो जाए। अब यहाँ पर फैजान साहब मसला ये है कि असाइलम के एप्लीकेशंस सालों साल लग जाते हैं क्लियर होने में, और अब तो कोविड का वक्त है, तो देयर आर ऑलरेडी बैकलॉग काफी है। तो अब वो पता नहीं कब होगा। और इसमें एक पेचीदगी की बात यह है कि शायद हमें और आपको या और किसी को पता भी ना चले कि होम ऑफिस ने क्या डिसीजन लिया है। ये भी पॉसिबल है कि होम ऑफिस डायरेक्टली एप्लीकेंट को बता दे कि भाई आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर थर्ड पार्टी। और अगर कोई असाइलम क्लेम करता है तो उसकी बुनियाद इस पर होती है कि भाई उसको किसी तरह का डर है या किसी तरीके का उसको उसकी जान को खतरा है या और वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो वो सब क्लॉजेस के वजह से डायरेक्टली विजय माल्या को ही पता चलेगा कि एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं है। तो अभी तक वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, जिस वजह से विजय माल्या यूके में ही है। और जिस तरीके की भारत सरकार की रिलेशनशिप है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से इंग्लैंड के, आपको लगता है कि, क्योंकि असाइलम का डिसीजन तो जुडिशियल डिसीजन नहीं है, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, गो के पास्ट में अक्सर ऐसा हुआ है कि बहुत सालों ये केस पड़ ऐसे रहे और उसमें फ्यूगेटिव को ही फायदा हो गया इवेंचुअली। बट आज की जो केमिस्ट्री है बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर एंड बोरिस जॉनसन, उसमें तो लगता है कि शायद भारत के हक में ही फैसला होगा और असाइलम की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल ऑफेंडर तो है नहीं। जी, ये तो सही बात है ऑन द फेस ऑफ इट, बिल्कुल। दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशनशिप से बहुत अच्छे हैं, मगर क्राइटेरियाज होते हैं। और अब एग्जैक्टली क्या क्लॉज और क्या पेचीदगी सामने रखते हुए विजय माल्या ने एप्लीकेशन किया है, ये अभी भी मतलब गुमनामी के फैक्टर में है। हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या क्लॉज का उसने इस्तेमाल किया है। बाय एंड लार्ज यस, आई मीन पॉलिटिकल असाइलम इज नॉट दैट इजी, मगर
हिंदुस्तान से लोगों को असाइलम मिले हैं यहाँ पर, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, दुनिया के हर मुल्कों से लोगों को असाइलम मिल यूके देते आया है। तो पता नहीं, हो सकता है कि शायद मिल जाए, बट पॉलिटिकल असाइलम ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खास तौर से क्योंकि ये सब कोर्ट में भी ये केस, ये सब मुद्दे पर बात हो चुकी थी, जिसपे जजेस ने कहा कि भाई नहीं, ही हैज टू गो टू इंडिया एंड फेस द लॉ। अब एंड डिसीजन क्या होता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, आप क्योंकि कोर्ट में रहे, तो हमारे 2 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी एविडेंस दी, तो थोड़ा सा बनाएं जस्टिस काटजू और जस्टिस गोपाल गौड़ा की क्या एविडेंस थी। गो कि जस्टिस काटजू की एविडेंस का बड़ा जिक्र है जजमेंट में और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जी, सो जस्टिस काटजू नीरव मोदी के केस में उन्होंने ये एविडेंस दिया, एक्सट्रेडिशन के केस में ही, जैसा आपने कहा। तो एक्सट्रेडिशन के केस में बहुत लंबा एविडेंस था जस्टिस काटजू का, वीडियो लिंक से वो शामिल हुए, और मतलब जज सैमुअल गुजी ने काफी करीब से देखा, और जजमेंट जो आपने देखा ही होगा, उसमें उन्होंने, जज गुजी ने जो कहा कि जो एविडेंस है वो इट डजंट मेक मच सेंस टू हिम। तो उसमें 2-3 पहलू के वजह से जो है जस्टिस काटजू के एविडेंस पे असर पड़ा, मेरा मानना है। खासतौर से एक पॉइंट ऐसा हुआ कि सीपीएस के वकील ने जज को कहा कि जस्टिस काटजू आज एविडेंस देने आया, और उससे पहले उन्होंने प्रेस से बात कर ली। तो ये पॉइंट पर भी जज ने अपने जजमेंट में जिक्र किया है कि जस्टिस काटजू एविडेंस देने से पहले उन्होंने प्रेस इंटरव्यू दिया कि मैं एविडेंस देने जा रहा हूं और ये बात होने वाली है। हालांकि जस्टिस काटजू ने कहा कि भाई मुझे फोन्स आए और मैंने उसका जवाब दिया, मगर जस्टिस काटजू का फिर जो डेमिनर था और जिस तरीके से उन्होंने एविडेंस को आगे बढ़ाया, ऐसा जज का मानना है, वो तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, थोड़े अग्रेसिव से हो गए। तो ये सब तो ओपन कोर्ट में हुआ, और फिर जज सैमुअल गुजी ने अपनी राय उस पर दी और उस पर ज्यादा जोर ना दिया जस्टिस काटजू के एविडेंस पर। जी हाँ, मगर आपको ये भी जानकर खुशी होगी शायद कि बहुत सारे हमारे रिटायर्ड जस्टिसेस यहाँ पर अब बहुत रेगुलरली अपीयर हो रहे हैं। जस्टिस गोपाल गौड़ा भी अपीयर हुए, मगर वो विजय माल्या के बैंक्रप्सी केस में आए थे, और वो इंडियन बैंक के तरफ से उन्होंने एविडेंस दी थी। तो ये सब जो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद में अपने साथ साथ फिर वो एक एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े लॉयर्स की एक पूरी टीम भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। तो अब लंदन, यहाँ हाई कोर्ट में बहुत सारे इंडिया के भी जजेस, रिटायर्ड जजेस और बड़े बड़े वकील जो है अब आ रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए अपने व्यूअर्स को चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस एज विटनेस इन मैटर्स में अपीयर हो रहे हैं, इतनी अहम ये मुद्दा है। तो अब बताइए, नीरव मोदी के केस में क्या आपको लगता है कि जो विजय माल्या के यहाँ हो रहा है ऐसा ही कुछ होगा? अगर कोई ऑर्डर खिलाफ आएगा तो वो भी होम ऑफिस को अप्लाई कर देंगे? जी, अब अभी तक तो नीरव मोदी और विजय माल्या का केस बिल्कुल एक तरह ही चल रहा है। विजय माल्या की तरह नीरव मोदी भी वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से में उनकी हार हुई है, और अब हाई कोर्ट पे उन्होंने दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का कि भाई हमें अपील करने की परमिशन दी जाए। तो वो डिसीजन अभी आनी बाकी है, अभी अगले कुछ दिनों में कभी भी आ सकती है कि भाई शुड द हाई कोर्ट हियर दैट एप्लीकेशन और नो, अलाउ हिम टू अपील दैट जजमेंट। मगर जी हाँ, जैसे कि दोनों के सॉलिसिटर्स भी सेम है, विजय माल्या के और नीरव मोदी के भी, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि नीरव मोदी ने भी, जाहिर सी बात है, होमवर्क तो किया ही होगा। तो किस तरह से इंडिया जाना रुक सके, किस तरह से वो स्टॉल कर सके, उसके तहत ये बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई अप्लाई कर सके। और एक्सट्रेडिशन रूल के हिसाब से जो लॉज हैं, उसके हिसाब से जब तक असाइलम एप्लीकेशन या होम ऑफिस के सामने जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जब तक उसमें डिसीजन नहीं आता है, तो आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। तो इट क्रिएट्स अ स्पैनर। दानिश, एक सवाल जरा एक पुराने केस के बारे में, जयंती धर्म तेजा का। आपको मालूम है नेहरू से भी ताल्लुकात थे और मोरारजी देसाई से भी थे। बाद में जब वो एस्केप कर गए तो मोरारजी देसाई ने कहा कि वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। फिर भी 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, कोस्टा रिका, यूके और यूएसए, और फिर एक्स्ट्राडिशन हो गई, 71 में आ गए, ट्रायल हुआ और 3 साल की ही सजा हुई। तो
तो आपको लगता है कि कुछ लेसन्स हैं करंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए उस केस के बारे में, कि उससे जी कुछ फैजान लर्न साहब, करें आगे के एक्स्ट्राडिशन के मैटर्स में, किस तरह का पेपर वर्क हो? जी बिल्कुल। तो जैसे मेहुल चोकसी का केस आजकल बहुत जोर शोर से मीडिया में आ रहा है, उसमें भी एक अहम मुद्दा ये है, मेहुल चोकसी का कहना है भाई कि मैंने इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि भाई नहीं, ये सही नहीं है। तो इस पर लेके काफी विवाद हो रहा है। तो इसी तरह का मुद्दा धर्म जयंती तेजा के केस में भी हुआ था। लंदन में जब गिरफ्तारी हुई हीथ्रो एयरपोर्ट से, बिल्कुल उनको दबोचा गया, तो उन्होंने पहले ये सामने रखी बात कोर्ट के सामने कि भाई मैं डिप्लोमैट हूं कोस्टा रिका का, और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के तहत मैं ट्रैवल कर रहा हूं, और आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन हाई कमीशन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फॉरेन ऑफिस के चक्कर काटे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काफी उन्होंने जोर दिया, प्रेशर दिया, जो यूके प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस ऑफिस है, कि भाई दिस पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिप्लोमैट। और उस वक्त में इंडियन हाई कमीशन लंदन के जो बहुत एक दो ऑफिसर्स थे, वो भी विटनेस बॉक्स में आया और उन्होंने डिटेल्स दिया कि भाई फला तारीख को जयंती धर्म तेजा के पासपोर्ट को हमने रिन्यू किया और फिर उनको इशू किया। तो इन अ सेंस उन्होंने बहुत अच्छी तरह से धर्म जयंती तेजा को घेर लिया, ये बताते हुए कि भाई ये इनको डिप्लोमेट आप नहीं एक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम द डिप्लोमेटिक बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ही वाज जस्ट वर्किंग फॉर द कोस्टा रिकन प्रेसिडेंट। तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो मेहुल चोकसी के केस में भी रेप्लिकेट हो रहे हैं, क्योंकि मेहुल चोकसी का भी कहना है कि भाई आप मुझे इंडिया नहीं भेज सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। खासतौर से जब वो दूसरे कंट्री में चले गए थे, डोमिनिका, और वहां पे जो सब मसला हो रहा था। तो धर्म जयंती तेजा का केस काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस वक्त में कोस्टा रिका में भी वो केस इंडिया ने हारा, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया कोस्टा रिका में उनका केस, और फिर वो लंदन में आए और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन स्कॉटलैंड यार्ड ने, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो जो जिस तरह से पेपर वर्क हुआ वो बहुत ही शानदार था इंडिया का उस वक्त में। और ऑफिसर्स जो थे डिप्लोमेटिक सर्विस के, सीबीआई के, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हुआ, और इट वाज अ बिग कू, क्योंकि जैसा कि आपने कहा धर्म जयंती तेजा के दोस्त हर पार्टीज में थे और बहुत ऊंची शख्सियत थी उनकी और बहुत पहुंचे हुए हस्ती थी। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इंडिया वेरी सक्सेसफुली मैनेज्ड टू एक्स्ट्राडाइट धर्म जयंती तेजा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। वेरी गुड। तो अब दानिश ये बताएं कि ये पूरा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक्स्ट्राडिशन के लॉ में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये ट्रीटी साइन हुई, आज इस लॉ के क्या मेन फीचर्स हैं, कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं। जी फैजान साहब, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं हिस्टोरियन भी हूँ, थोड़ा वो भी एंगल आया इसके अंदर। तो रिलेशनशिप्स तो रहे हैं हमेशा से ऑफ कोर्स, बट इट वाज नॉट सिमेट्रिकल। ब्रिटेन वाज द कॉलोनियल पावर, तो उस वक्त में हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोगों को लेके आया जाता था, यूके में भी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और यहाँ से भी लोग इंडिया जाते थे, खास तौर से फ्रॉड के केस में। तो एक रिलेशनशिप रहा है। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जो है इंडिया और यूके के बीच एक्सट्रेडिशन रिलेशनशिप्स होते थे। तो उस जमाने में फॉर एग्जांपल यू कुडंट से एनीथिंग अगेंस्ट द किंग और द क्वीन। तो उसमें फॉरन आप एक्स्ट्राडाइट हो सकते थे अगर वो क्लॉज इस्तेमाल हो कर सकते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स दैट बिकेम रिडंडेंट, बिकॉज फिर ब्रिटेन ने माना कि भाई दैट इज योर इंटरनल इशू एंड पीपल कैन रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो वो क्लॉज हब हो गया। मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्लॉज उस वक्त से चलता आया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कुछ थी नहीं, वही फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट में थोड़े बहुत बदलाव करके मामला आगे बढ़ते गया। हाँ दानिश, मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं एक मिनट आपको इंटरप्ट करके, कि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में नहीं है तब भी एक्स्ट्राडिशन होती है रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल से, कि अगर हमारे यहां से कोई दूसरे मुल्क में गया, उस मुल्क ने एक्स्ट्राडाइट किया तो हम भी एक्स्ट्राडाइट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि दो मुल्कों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नेसेसरली हो। जी दानिश प्लीज। जी बिल्कुल सही। तो इंडिया और यूके के बीच वो जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट था, उसी के तहत
रिलेशनशिप बढ़ते गई आगे। और यूके ने सही नहीं समझा कि भाई एक नया एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ जो टेम्पलेट है उसी के तहत एक्स्ट्रेडिशन के ऊपर हम कोऑपरेशन करते रहेंगे। मगर जैसे जैसे 80s में जब पहुंचे, तब उस वक्त सिख और कश्मीरी सेपरेटिज्म का जो इशू आया, उसके वजह से बहुत ही सी चेंज हुआ। तो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद मामला और तूल पकड़ा। राजीव गांधी ने मार्गरेट थैचर पर बहुत जोर डाला और कि भाई हमें एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन करनी चाहिए। तो उस वक्त यूके वाज स्टिल नॉट वेरी हैप्पी विथ agreeing to a new extradition treaty with India. Magar it was actually a triumph of the foreign service, Indian foreign service, that they managed to convince the UK government that there is a need for an extradition treaty, especially in the wake of what India said, a lot of Sikh separatists coming to UK and using UK, एक सेंचुरी बना दिया था उन्होंने यूके को इंडिया में एक्टिविटीज करने के लिए। तो उस वक्त जो है काफी नेगोशिएशंस हुए, बहुत लंबे नेगोशिएशंस हुए। इनफैक्ट करीब 1 दशक तक बात हुई, इनफैक्ट शायद उससे भी ज्यादा, कि देयर हैज टू बी एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। तो इंडिया ने यूके को बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए जो यूके ने अग्री नहीं किया। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे ह्यूमन राइट्स के भी इश्यूज थे, एंड इट वाज अ वेरी थिन लाइन। फाइनली जब एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई दोनों के बीच में, तो ये हुआ कि भाई जो लोग यहाँ पर रह के भी अगर हिंदुस्तान में कुछ दहशतगर्दी या वहां पे कुछ राइट्स या उस तरह के पॉलिटिकल मूव्स कर रहे हैं, तो उनको भी इसके दायरे में लाया जाए, उनको भी हम एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रावधान हो। तो बहुत ही खींचतान हुई, मगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद में रेटिफाई हुई। तो जो साइन हुई ट्रीटी, उसकी अंडरलाइन कंडीशन, जो कैटलिस्ट था, फैक्टर, वो यही था कि जो सिख सेपरेटिस्ट है उनको हम भेज सके। फाइनेंशियल एंगल और फाइनेंशियल फ्रॉड, उसके ऊपर उतना जोर नहीं था। ऑल्दो ऑफ कोर्स एक प्रिंसिपल तो हो गया, मगर आखिरकार वो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन होने के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था? वो ये था कि जो सिख सेपरेटिस्ट है उनको हम भेज सके, एनीबॉडी वर्किंग अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट उनको हम भेज। आपको क्या नहीं लगता कि यूके और यूएसए की भी जो ट्रीटी हुई, उसमें भी एंगल यही था कि जो क्लासिकल एक्स्ट्रेडिशन लॉ में पॉलिटिकल ऑफेंडर का एक्सेप्शन है, और टेररिस्ट का यही कहना है, होता है कि हम पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं, हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसी कई ट्रीटी साइन हुई जिसमें बेसिक पर्पस ये था कि पॉलिटिकल ऑफेंडर वाले एक्सेप्शन को डाइल्यूट किया जाए। जैसा हम भी चाहते थे कि जो भारत के आतंकवादी हैं या वहां पे लोग हैं जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बेनिफिट ना ले रहे हैं पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन का। और इसलिए आप देखेंगे कि कई देशों में इस तरीके की ट्रीटीज उस डिकेड में साइन हुई, 90s में और अर्ली 2000 वाली डिकेड में, अगर आप देखेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें मुद्दा यही था कि पॉलिटिकल ऑफेंडर का सहारा ऐसे लोग ना लें जिनके वजह से वायलेंस हुआ है, या पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स, या बॉम्ब ब्लास्ट में वो शामिल हैं, या दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सम एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज। तो उन लोगों को जो है ये पॉलिटिकल ऑफेंडर का टैग ना मिले, इस पे भी लेके काफी टू एंड फ्रो हुआ। मगर यह बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी से रिलेटेड फैजान साहब एक इंटरेस्टिंग केस हुआ। चाहल साहब, एक चाहल थे सिख लीडर। तो इंडिया ने बहुत जोर डाला यूके के ऊपर कि भाई वी वांट हिम डिपोर्टेड। यूके ने मान लिया इंडिया की बात और उन्होंने चाहल को गिरफ्तार कर लिया, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही रिमेन बिहाइंड बार्स। क्योंकि उनको जब भेजने की बात हो रही थी तो बहुत सारे जुडिशियल हिकअप्स आए, बिकॉज दे मेड रिप्रेजेंटेशंस टू द कोर्ट कि भाई आप इनको किस बिना पर हिंदुस्तान भेज सकते हैं। यूके ने कहा कि हम बहुत सारे रीजंस नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर इन द नेशनल इंटरेस्ट, बट वी हैव टू रिमूव हिम। मगर एट द एंड ही वन एट द यूरोपियन कोर्ट्स। यूरोपियन कोर्ट ने कहा कि भाई आप रीजन भी नहीं दे रहे हैं और आप इतने दिनों तक इनको रखे हैं, यू कांट डिपोर्ट हिम।
तो उसके बाद जो है वो एक लर्निंग लेसन था यूके को, और उसके बाद यूके ने जो है डिपोर्टेशन के ऊपर उतना जो है आप देखेंगे कि यूके तैयार नहीं होता है। तो विजय माल्या का भी जो केस हुआ तो इंडिया से पहले रिक्वेस्ट था कि भाई आप उनको डिपोर्ट करें, मगर यूके ने कहा कि भाई हम डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे भी एक सेलिब्रेटेड केस जो है अर्ली 90s में, ये एक बहुत बड़ा वजह रहा है कि यूके इज वेरी रिलक्टेंट टू डिपोर्ट पीपल एंड यूके सेज दैट लेट द जुडिशरी टेक इट्स ओन कोर्स। पर आपने ये भी लिखा है दानिश के ये टॉरीज के आने के बाद से एक यूके में भी ये हो गया कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट कर दो और सिटीजनशिप ले लो। तो यूके जैसे बड़े कंट्री जिसका इतनी हिस्टोरिकल लीगेसी रही है कि उनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो काम करना चाहिए जो छोटे छोटे कंट्रीज करते हैं कि इतने पैसे लो और यहाँ पे सिटीजनशिप ले लो। जी फैजान साहब, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है, क्योंकि लंदन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, इंश्योरेंस बैंकिंग के का दुनिया का हेडक्वार्टर्स माना जाता है न्यूयॉर्क के साथ साथ। तो इन्हें हमेशा इसे वो एक जो कहते हैं ना, एक कैरेट की तरह डैंगल करता है यूके टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो आप आज की सूरत हाल ये है कि रशियंस, चाइनीज, अरब और अफ्रीका के भी बहुत सारे मिलियनर्स, बिलियनर्स जो हैं वो यहाँ पर आके बस जाते हैं। वो बस इसलिए क्योंकि अगर आप इतना पैसे अगर आप यहाँ डिपॉजिट कर दें और इतने साल यहाँ रह जाएं तो फिर आपको यहाँ का वीजा मिल जाता है। तो उसमें बात ये होती है कि बहुत सारे लोग वो रूट से आ जाते हैं। तो जब अप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी वक्त उनके खिलाफ कुछ केस हो या उनके खिलाफ कहीं मामला चल रहा हो सकता है कि ये सब होने से पहले वो अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जब एक्सेप्ट हो जाते हैं और फिर जब केस होता है उनके होम कंट्रीज में, तो उनको एक पनाह मिल जाता है कि भाई हम तो ऑलरेडी यहाँ बस चुके हैं। तो फिर उसके अंदर बहुत एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट है। नीरव मोदी भी यहाँ इन्वेस्टर वीजा पर ही आए और अब यहाँ पर जो हो रहा है आपको मालूम ही है। मतलब एक प्रोटोकॉल जो है बहुत बड़े, अगर आप क्रिमिनल हैं तो ये भी है कि पहले सिटीजनशिप जो है कहीं और की भी ले लें। जी अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि ये जो रिजर्वेशन आता है एक्स्ट्राडिशन करने के वक्त किसी भी कंट्री को, इसलिए आता है कि जहां वो एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं उनके यहाँ फेयर ट्रायल मिलेगा नहीं मिलेगा, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है, जेलों के हालात कैसे हैं। अभी आप देखिए कि विजय माल्या के केस में भी जो है बाकायदा आर्थर रोड जेल जो है उसमें कितनी ऑक्सीजन है और कितने टॉयलेट्स हैं और कितना क्या है वो दिखाया जा रहा है। अब जो लोग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन पे भारत में काम करते रहे हैं उनसे तो हकीकत छुपी नहीं है। तो आपको लगता है कि भारत को कुछ वर्क इस पे भी करना चाहिए कि आज हमारे जो प्रिजन का एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने पैसे हम पर डे एक इनमेट पे खर्च करते हैं, जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव करें ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेथ हमारी लीगल प्रोसेस में और हमारे जो प्रिजन और करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बढ़े। जी फैजान साहब, सही कहा आपने। तो जेल की कंडीशंस के ऊपर काफी चर्चा यहाँ होती है और इनफैक्ट बंबई में मैंने भी रिपोर्टिंग की है, मगर बंबई में जितना मैंने आर्थर रोड को नहीं देखा उससे कहीं ज्यादा यहाँ लंदन बैठ के मैंने देख लिया, क्योंकि इतने सारे वीडियोस प्ले हुए हैं आर्थर रोड जेल के ट्रायल के वक्त, जेल के कंडीशंस क्या हैं कि उससे अंदाजा चल गया। मगर इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि एक्स्ट्रेडिशन लॉ के हिसाब से जो रिक्वेस्टेड पर्सन है उसकी जेल की किस तरह की लाइफ होगी, इस पर भी जोर दिया गया है। मगर एट द सेम टाइम उससे जुड़ा हुआ पहलू यह है कि कोर्ट्स यहाँ पर अग्री कर चुके हैं कि जेल की कंडीशंस यूके के मुकाबले या किसी और देश के मुकाबले अलग अलग रहेंगे। दे विल नॉट बी द सेम। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि एक एस्केप रूट ये है कि जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है वो कोर्ट को ये एश्योरेंस दे कि भाई फला आदमी को जिसको हम एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं उसके लिए हम एक अलग किस्म की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सेल की जो
डायमेंशन है इतने होंगे, उसके पास टॉयलेट होगा, उसके पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगे, देयर विल बी नेचुरल एयर एंड लाइट एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये क्लॉज का इस्तेमाल करके अश्योरेंस देके लोग रिक्वेस्टिंग स्टेट्स जो है किसी तरह से उन कोर्ट को जो है मनाने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी जो डिफेंडेंट्स हैं वो ये दावा करते हैं कि भाई आप बता रहे हैं कि फला सेल में इनको रखेंगे और इसकी जो बनावट है, इसमें जो फैसिलिटीज है वो दूसरों के मुताबिक कहीं बेहतर है, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो सेल भी वही प्रीमाइसेस में है, तो दे इट विल स्टिल फेस द सेम इश्यूज ऑफ लो, फॉर एग्जांपल लो रेट ऑफ क्या कहते हैं उसके गार्ड्स की कमी है, या मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत ही मसला है। तो आप यू कांट टेक दैट सेल आउट ऑफ एयर, क्योंकि वो आखिरकार वही जेल के परिसर में है, वही जेल के प्रीमाइसेस में है। तो जो सारी चीजें वो पूरे जेल के लिए एक मसला है, वो मसला इसके लिए भी हो सकता है। तो इस पर जो है लगातार चर्चा होती रहती है। मगर बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जरूरत है हिंदुस्तान को अपने जेलों के में सुधार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फैजान साहब, तो जो डिफेंडेंट्स हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखा के कोर्ट्स को बोलते हैं कि भाई ये तो वहीं के जजेस, वहीं के कोर्ट्स कह रही हैं कि जेलों की हालत बहुत बदतर है। तो जब ये पर्सन जाएगा वहां पर तो ही विल हैव अ वेरी टेरिबल टाइम, इट विल आल्सो ब्रीच हिज ह्यूमन राइट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये। तो और क्या रीजंस दानिश आपके माइंड में आते हैं जिसकी वजह से ये फ्यूगेटिव्स जो हैं ये इंग्लैंड में इन्हें कुछ ना कुछ विक्ट्री मिल जाती, इन द सेंस कि उनका एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाता? जी, तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है प्राइमा फेसाई एविडेंस। बेसिकली जो इंडिया और यूके के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसके तहत इंडिया को जुर्म नहीं लेकिन प्राइमा फेसाई केस जो है वो दिखाना पड़ता है जजेस को कि भाई देयर इज अ केस फॉर द रिक्वेस्टेड पर्सन टू आंसर। अब है तो बहुत ही छोटी सी चीज प्राइमा फेसाई, मगर इसके पीछे जो है फिर एक बहुत ही बवंडर हो जाता है। तो उसमें मसला ये होता है कि आपको फिर सारे एविडेंस शेयर करने पड़ते हैं। तो जब आप एविडेंस शेयर करना पड़ता है तो अब उसके अंदर बहुत इश्यूज आ जाते हैं। अब जो विटनेस का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया या मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है, तो एस्पेक्ट ये कि भाई आपने स्टेटमेंट निकलवाया है, ट्यूटर किया है, या वाकई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, या थर्ड डिग्री मेथड से आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसे। जी जी, तो ये सब एस्पेक्ट्स है। प्राइमा फेसाई एविडेंस आपको देना पड़ता है जज को कि भाई केस है, तो उसमें बहुत इश्यूज हो जाते हैं। और वो जो है एक बहुत ही अहम फैक्टर है डिसाइड करने में कि भाई रिक्वेस्टेड पर्सन जाएगा या नहीं जाएगा। तो बहुत दफा हमने देखा है, अपने किताब में भी जिक्र है बहुत सारे केसेस का, कि भाई प्राइमा फेसाई एविडेंस इंडिया ने नहीं शेयर कर पाया। नदीम का केस हो या इकबाल मिर्ची का केस हो, बहुत बड़ी हार इंडिया को हुई क्योंकि इंडिया ने जजेस ने कहा कि भाई इनके खिलाफ कुछ एविडेंस ही नहीं है। उसके अलावा जैसा कि आपने कहा, जजेस के जेल्स के कंडीशंस कैसे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज कैसे मिल पाएगी, क्या उन्हें फांसी की सजा हो सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि उनको आपने एक्स्ट्राडाइट किया एक जुर्म के लिए और उसके बाद और भी चार्जेस ऐड करके उनकी भी ट्रायल्स शुरू कर दें, तो वो भी नहीं हो सकता है। ये सब क्लॉजेस हैं इसके अंदर। चार्जशीट नहीं आ सकती। दानिश, आपने क्योंकि इकबाल मिर्ची का जिक्र किया जो बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड रहे, और नदीम सैफी जिन्होंने वो ब्रूटल मर्डर में इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, गुलशन कुमार के, सो एक थोड़ा सा जरा सा व्यूअर्स को बताइए कि इन दोनों केसेस में क्यों भारत को सक्सेस नहीं मिल पाई। आपने तो बहुत डिटेल में अपनी बुक में किया, लेकिन ब्रीफली जरा सा मेरे व्यूअर्स को समझा दीजिए। जी, तो इकबाल मिर्ची का केस तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इकबाल मिर्ची की गिरफ्तारी हुई, उसके बड़े मेंशंस में पुलिस पहुंची और सुबह के वक्त में बस उठा के लेके गए, बताया कि भाई इंडिया से रिक्वेस्ट है, ये चार्जेस हैं, और कोर्ट में हाजिर हुए। बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको लेके जाया गया। जज ने बेल नहीं दी, ही वॉज बिहाइंड बार्स। मगर उसके बाद में क्या होता है फैजान साहब, की रिक्वेस्ट देने के बाद और जब वारंट को प्रैक्टिस में यहाँ की पुलिस कर लेती है हिरासत में लेने के बाद, तो कुछ वक्त मिलता है रिक्वेस्टिंग स्टेट को कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स दें।
इकबाल मिर्ची के केस में तो कुछ एविडेंस ही नहीं आ पाया, तो इकबाल मिर्ची का केस तो ट्रायल स्टेज पे भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही बर्खास्त कर दिया मैजिस्ट्रेट ने ही। सिर्फ कुछ 5-6 हियरिंग्स हुए मेरे ख्याल से, इकबाल मिर्ची को जेल में ही रखा गया, बेल नहीं दिया गया, मगर कुछ सबूत, कुछ पेपर्स ही नहीं आए। तो उसके अभाव में बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने इकबाल मिर्ची के केस को बर्खास्त कर दिया। इकबाल मिर्ची केस ट्रायल के भी स्टेज पर नहीं पहुंचा और हमारी बहुत बड़ी एक हार हुई इसमें, बहुत बड़ी हार हुई। बिकॉज जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो आपको उतना होमवर्क तो करना चाहिए कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स है अंडर द ट्रीटी, जिसमें जिसमें दोनों कंट्रीज ने रजामंदी दी है, तो एटलीस्ट आपको वो बार तो मीट करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू गिव देम, सर्व देम द नेसेसरी पेपर्स। हाँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, या विटनेस ने किसके सामने स्टेटमेंट दिया है, या ये पेपर वर्क सही नहीं है, या ये एफिडेविट पे सिग्नेचर नहीं है, ये सब बातों पर तो ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये कि आपके पास एविडेंस ही नहीं है, तो दैट वाज अ वेरी सैड कमेंट्री। नदीम के केस में हिंदुस्तान की जीत हुई। एक्चुअली बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि नदीम सैफी शुड बी एक्स्ट्राडाइटेड, मगर जब नदीम अपील पे गया हाई कोर्ट में, वहां पर जो है इंडिया को बहुत ही बुरी हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें जो एविडेंस था उसकी बहुत धज्जियां उड़ा दी नदीम के वकीलों ने यहाँ पर। और बहुत बड़ी हार वो भी हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि नदीम ने बहुत सारे इल्जामात लगाए मुंबई पुलिस पर कि भाई वो मुझे फंसाना चाह रहे हैं, या जो भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो कोर्ट ने जो है बहुत कुछ चीजों को मान लिया। यहां तक हो गया फैजान साहब की कोर्ट ने कहा कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि नदीम सैफी गुनहगार है, उसके कोई बिना ही नहीं था। तो वो सबको उन्होंने इंक्लूड करके ये कहा कि पुलिस ने शायद पहले ही मन बना लिया था कि नदीम सैफी जिम्मेदार है गुलशन कुमार के हत्या के पीछे। मैं जरा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। जो क्रक्स था जस्टिस काटजू की एविडेंस का नीरव मोदी के मामले में, वो यही था कि कई पॉलिटिशियंस और केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग ऑलरेडी इनको गिल्टी डिक्लेयर कर चुके हैं, इनको लाना सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। तो वहां पे वो बात कोर्ट ने नहीं मानी, लेकिन नदीम सैफी के केस में मान ली। तो इस तरीके से कुछ इनकंसिस्टेंसी उनकी जुडिशियल वर्डिक्ट्स में भी है ब्रिटेन की। देखिए, इनकंसिस्टेंसी तो इट्स इनएविटेबल, बट नो टू केसेस आर सेम। बट जी हाँ, बिल्कुल, ये अगर आप ये दो केसेस को कंपेयर करें तो बिल्कुल ही अलग आउटकम मतलब ऐसे ही प्रेस स्टेटमेंट्स जो थे वो इनके बारे में भी थे। जी जी, जैसे प्रेस स्टेटमेंट्स उधर थे। दानिश, एक चीज और ये भी बताएं कि ये एक और केस जो एनआरआई पेरेंट्स के बारे में आरती धीर और रायजादा का था, जिसमें ये था कि अपने एडॉप्टेड बेटे का मर्डर कर दिया, उस केस की भी जरा सा तफसीलात थोड़ा व्यूअर्स को ब्रीफली बताइए। जी, तो आरती धीर और कंवल रायजादा एक कपल है यहाँ पर बेस्ड यूके में, और इनके खिलाफ एक्सट्रेडिशन का केस हिंदुस्तान ने लेके आया ये चार्जेस पर कि इन्होंने गुजरात में एक अनाथ 10 साल के लड़के को गोद लिया और उसकी हत्या करवा दी क्योंकि उन्होंने उसके इंश्योरेंस करवाए थे। अब ये केस जो है बहुत दिनों तक यहाँ पर भी चला और इंडिया हार गया, और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट पर हार हुई एक्चुअली फैजान साहब। तो ये चूंकि केस ऐसा हुआ कि जो लड़का था, लड़की की भी हत्या हो गई और लड़के के साथ साथ लड़के के जीजा जी की भी हत्या हो गई, तो ये डबल मर्डर हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आ गया क्योंकि बिकॉज इट बिकेम अ केस ऑफ डबल मर्डर, गुजरात में जो कानून है उसके हिसाब से दीज कपल इफ दे वर टू बी एक्स्ट्राडाइटेड और इनका ट्रायल होता, और अगर ये अक्यूज्ड जो है जुर्म जो है साबित हो जाता, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एनी पैरोल, क्योंकि ये डबल मर्डर का केस था। तो हिंदुस्तान को, न्यू दिल्ली को एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे जोर ये देना था कि एक अश्योरेंस देना था कि अगर ये ट्रायल इनका होता है गुजरात में आफ्टर सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन और ये पाए जाते हैं कि भाई इन्होंने ये जुर्म किया है, तो हम पैरोल का रास्ता जो है इनके लिए ओपन रखेंगे।
वो अश्योरेंस जो है यहाँ के कोर्ट को सही वक्त पर और सही अथॉरिटी से नहीं मिला, जिस वजह से ये कपल जो है निकल गया। और फैजान साहब, इसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि जो जज थी, जो ट्रायल जज, उन्होंने इतना तक कह दिया कि इनके खिलाफ यहाँ की पुलिस यानी स्कॉटलैंड यार्ड भी जो है तफ्तीश कर सकती है, क्योंकि इन्होंने यहीं बैठकर इस पूरे षड्यंत्र को रचा। तो कहने का मतलब यह है कि काफी ही भयानक जुर्म जो है आरोप इनके ऊपर लगे, और इस हद तक लगे कि ट्रायल जज ने इतना कह दिया कि स्कॉटलैंड यार्ड को भी देखना चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, मगर वो बच गए। क्यों? सिर्फ एक टेक्निकलिटी के ऊपर। नहीं, मैं दो इसमें लेसन्स हैं दानिश हमारे लिए, कि देश में पिछले चंद दशकों से हम क्रिमिनल लॉ के जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं उनसे दूर हटते जा रहे हैं, अपने क्रिमिनल लॉ को रिग्रेसिव बना रहे हैं, उसमें जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम वॉयलेट कर रहे हैं। अगर हम ये करेंगे तो ना तो क्रिमिनलिटी नीचे होगी, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है, तमाम रिसर्चेस हो चुकी हैं कि डेथ पेनल्टी भी क्राइम रेट रिड्यूस नहीं करती, और डेथ पेनल्टी हटा दी जाए तो क्राइम रेट बढ़ता नहीं है, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें जब जज करती है तो इस तरीके के मामलात के भाई इस केस में बिल्कुल पैरोल नहीं मिलेगी, ये हमें अपनी क्रिमिनल लॉ को ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। बट दो और केसेस के बारे में इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम खत्म करें आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो फेमस जो क्रिकेट में इतना बड़ा जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, और फिर साउथ अफ्रीकन कैप्टन बेचारे कंट्रोवर्सी में आए, एक्यूज बनाए गए। आपने भी लिखा ये कि किसी और क्रिकेटर को एक्यूज नहीं बनाया गया हेंसी क्रोनिया के अलावा। तो जरा संजीव चावला, और आपको मालूम है देश की सिक्योरिटी को लेके पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर अपनी सियासत करती रही हैं, तो ये जो कमांडर थे, लेफ्टिनेंट कमांडर रविशंकरन का मामला, बड़ी सीरियस चार्जेस इनके ऊपर भी थे, इनके जरा केसेस के बारे में भी ब्रीफली बता दें। जी, तो रविशंकरन का तो बहुत ही शॉकिंग अक्विटल हो गया यहाँ पर। रविशंकरन इनफैक्ट वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में हार हुई, इंडिया के पक्ष में गया फैसला कि भाई रविशंकरन को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए। तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक जो उसका एम्प्लॉय था रविशंकरन का, उसका स्टेटमेंट सीबीआई ने एज अ एविडेंस अटैच किया था इस केस में, जो जिसने वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट का मस्टर पास कर दिया, और रविशंकरन हुआ कि भाई उसको एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए। देन ही वेंट फॉर एन अपील। तो अपील में बात सामने ये आई कि भाई जो विटनेस का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट पर कहीं दस्तखत नहीं है, कहीं मतलब जो होमवर्क होती है नॉर्मल, वो बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो वो इसलिए काफी जरूरी हो गया क्योंकि रविशंकरन के वो एम्प्लॉय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि एक फला ईमेल है और ये ईमेल जो है रविशंकरन इस्तेमाल करता है। अब उस बिना पर सीबीआई ने केस जो है रविशंकरन के खिलाफ किया था। कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप इतना बड़ा केस लेके आए हैं, इतना संगीन केस लेके आए हैं, नेशनल सिक्योरिटी का केस है, और आप सिर्फ एक पहलू पर आपने पूरा जोर दे दिया और उसी बेसिस पर आप चाहते हैं कि हम इनको एक्स्ट्राडाइट कर दें। जबकि रविशंकरन ने क्या किया कि उसने हाई कोर्ट में वही एम्प्लॉय का दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, और वो स्टेटमेंट जो था वो बहुत ही सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। तो दो बातें हुई, एक तो विटनेस का स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर होमवर्क किए बगैर लिया गया, और दूसरा वो विटनेस तो हॉस्टाइल हो गया, अगर वो दे रहा है एक्यूज के फेवर में, बिल्कुल तो बात ही खत्म हो गई उसकी, बिल्कुल हॉस्टाइल हो गया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आपने इतना बड़ा केस लेके आया और उसमें सिर्फ एक ही पहलू पर आपने जोर दिया, जबकि आप दूसरी भी चीजें देख सकते थे, तो वो क्यों नहीं देखा, क्या हुआ? अब ये तो उस वक्त के सीबीआई और जो गवर्नमेंट थी वही बता सकती है, मगर रविशंकरन बिल्कुल निकल गया। अब ये जो दूसरा केस जो आपने जिक्र किया क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड संजीव चावला का, तो उस केस में भी काफी उतार चढ़ाव हुए एक्चुअली।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई जो हिंदुस्तान से अश्योरेंस आया है वो पर्याप्त नहीं है। उसमें तिहाड़ जेल के बारे में जो हमको हमारे जो डिफेंस ने ऑब्जेक्शंस लिए हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा पा रहा है, तो इसलिए इसको रविशंकर चावला को जो है हम हिंदुस्तान नहीं भेज सकते हैं। इंडिया वेंट फॉर एन अपील और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम अश्योरेंस दिए थे, मगर वो कोर्ट ने उसको उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो थोड़ी देर से हमने भेजा और ये हम तैयार हैं अश्योरेंस देने के लिए। तो वो केस वापस वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने भेजा और इंडिया ने जो अश्योरेंस दिया तिहाड़ जेल के बारे में कि भाई हम चावला को फला सेल में रखेंगे और उसको ये फैसिलिटीज देंगे, कोर्ट ने माना एंड चावला फिलहाल दिल्ली में है। तो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। चलिए हम अपनी सक्सेस पे ही आज का इंटरव्यू खत्म करें। आपकी किताब लिखने के लिए आपको और रूही खान को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं चाहूंगा कि आप नालसर में जरूर एक एक्स्ट्राडिशन पर कोर्स पढ़ाएं। अब तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आप वहीं से पढ़ा सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये किताब जरूर खरीदें और इसको पढ़ें अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत से लोग क्यों इंग्लैंड चले जाते हैं और क्यों भारत सरकार को उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी देश की आजादी के बाद इनिशियली हमें मिली। तो उसके लिए खास तौर से जो कंक्लूजन दानिश और रूही ने निकाला है कि हमारा पेपर वर्क बहुत खराब है और हम जो एविडेंस लेके जाते हैं, जो एक्यूज को कनेक्ट करते हैं क्राइम से कि वो प्राइमा फेसाई इन्वॉल्व है, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग बच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। थैंक यू दानिश। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। बाय बाय।